नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। बीपीएससी 144 का एग्ज़ाम आज होने वाला है, तो मुझे लगा क्यों ना एग्ज़ाम से पहले इसका एग्ज़ाम पैटर्न आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से बता दिया जाए। यदि एग्ज़ाम पैटर्न की हम यहाँ पर बात करें तो आपको दो तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है, कैसे वहाँ अटेम्प्ट करना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, दिसंबर 2023 का पेपर है, ठीक है, ये बात तो हमें क्लियर हो जाती है। बीपीएससी 144 की बात यहाँ पर हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों? बीपीएससी 144 एंड इंट्रोडक्शन टू साउथ एशिया, यानी दक्षिण एशिया की बात यहाँ पर हो रही है। दो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, पेपर पैटर्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा थोड़ा सा सबके अंदर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर हम देंगे, ठीक है। तो बैचलर्स ऑफ आर्ट ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, यानी आप पॉलिटिकल साइंस में यदि ऑनर्स कर रहे हैं तो भी आपके पास ये सब्जेक्ट कोड होगा। बीएजी कोर्स के अंदर भी क्या होता है, नॉर्मली ये सब्जेक्ट कोड होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं। देखिए, 3 घंटे का आपका क्या होता है, सामान्यतः पेपर होता है और इसके मैक्सिमम मार्क्स माने गए हैं 100 नंबर का पेपर, और आपका लगभग 3 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो देखिए, जब भी 100 नंबर का पेपर होता है, इट मीन्स ये पूरा पेपर लगभग आपका 2000 शब्दों के आसपास, 2000 से आप कह सकते हैं 2500 शब्दों के आसपास क्या होगा, ये पूरा पेपर आपका चलेगा। इतनी बात आपको याद रहेगी, ठीक है। दिस क्वेश्चन पेपर हैज 2 सेक्शंस एनी 5 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन करने हैं पूरे पेपर में? केवल 5 क्वेश्चंस करने हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन करने हैं आपको हर सेक्शन से। 400 शब्दों में आपको क्वेश्चन करना है। हर क्वेश्चन यहाँ पर 20 नंबर का है। तो जब 20 नंबर का क्वेश्चन होता है और 400 शब्दों में अटेम्प्ट करना होता है, तो आप ये मान के चलिए 4 शब्द कितने पेजों में आएंगे? 3 से 4 पेजेस में। 3 से 4 पेजेस में आपको क्या करना पड़ेगा? एक क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा, जो कितने शब्द का होता है? 400 शब्दों का होता है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय आपको 3 हेडिंग्स बनानी होंगी। सबसे पहले आपको इंट्रो की हेडिंग बनानी होगी, इंट्रोडक्शन, ठीक है। हिंदी वाले क्या करेंगे, जो हिंदी वाले स्टूडेंट हो, इंट्रोडक्शन की जगह क्या हेडिंग बनाएंगे? आप कहेंगे भूमिका। क्वेश्चन के अंदर, हर प्रश्न के अंदर आपको एक भूमिका लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आता है आपका, क्या कहेंगे आप? मेन आंसर। मेन आंसर यानी आप कह सकते हैं जो भी आपका सवाल पूछा गया है उसकी मेन आंसर की हेडिंग, यानी आप कह सकते हैं मेन। मेन मतलब मुख्य भी आप इसे कह सकते हैं, उसकी हेडिंग, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है आपका, यहाँ पर आप निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। हर क्वेश्चन के अंदर आपका क्या होना चाहिए? आप कहेंगे सर निष्कर्ष होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में इसे आप क्या कहते हैं? कंक्लूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंक्लूजन कहते हैं। ये आपको हर आंसर के अंदर लिखना ही लिखना है। तो उम्मीद है पेपर का पैटर्न, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, क्योंकि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में चलेगा तो वक्त लगेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द जियो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ साउथ एशिया। अब देखिए, साउथ एशिया की जियो स्ट्रेटेजिक आप कहेंगे इंपोर्टेंस क्या होती है, ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो साउथ एशिया को आपने मैप में देखा है, उसकी भौगोलिक संरचना किस प्रकार की है, भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है। तो यदि साउथ एशिया को आप देखें तो दक्षिण एशिया का मुख्य देश कौन सा है, तो आप कहेंगे इंडिया। इंडिया जो है दक्षिण एशिया का मेन मुख्य भाग है, और इसके बेस पर आप ये कह सकते हैं कि सर इंडिया की स्थिति के अकॉर्डिंग हम साउथ एशिया की स्थिति को हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, है ना। अब फॉर एग्जांपल थोड़ा सा बिल्कुल रफली डायग्राम बनाने की कोशिश यदि हम करें यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर, ठीक है। चलिए, तो हमने एक बिल्कुल रफली सा डायग्राम यहाँ पर बना लिया, ताकि जल्दबाजी में थोड़ा सा हम यहाँ पर अंदाजा तो कम से कम ले ही पाएं। देखिए, तो फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारा इंडिया है, बिल्कुल फॉर एग्जांपल। वैसे हमारा भारत इससे कई अधिक सुंदर है, दिल पे नहीं लेना है बात। तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, तो साउथ एशिया जो है इसी के आसपास का क्षेत्र जो है एशिया का हिस्सा माना जाता है। चाइना को इसका हिस्सा नहीं माना जाता, याद रखना, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी। चाइना साउथ एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता, मध्य एशिया का माना जाता है, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि इसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, तो ये तो हो गया इसका नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ की यदि बात करें तो साउथ एशिया के नॉर्थ वाले हिस्से में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, हिमालय पर्वत देखने के लिए मिलेगा। यानी हिमालय की जो पर्वत संरचना है, आप कह सकते हैं माउंटेन्स जो हैं वो इसके नॉर्थ वाले इलाके को घेरे हुए हैं। ईस्ट में यदि साउथ एशिया की बात करें तो ईस्ट में यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल देखने के लिए मिलेगी, और इधर आपको अरब सागर देखने के लिए मिलेगा, अरेबिक सी देखने के लिए मिलेगा। साउथ में आपको हिंद महासागर, यानी आप कह सकते हैं हिंद महासागर को इंग्लिश में क्या कहेंगे आप बताएं कमेंट बॉक्स में, हिंद महासागर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर वेस्ट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, अरब सागर। ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल, और आपको नॉर्थ में देखने के लिए मिलेगा आप कहेंगे माउंटेन एवरेस्ट, और आप कह सकते हैं हिमालय, आप कह सकते हैं माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। तो ये इसका जियो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है, किसकी, साउथ एशिया की, है ना। 3 तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, और लगभग एक तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। ये इसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है, ठीक है। राइट अ नोट ऑन द सिक्योरिटी डायनामिक्स इन साउथ एशिया। आपको पता है सिक्योरिटी डायनामिक्स तो यहाँ है, आप किसी भी 2 देशों को उठा लीजिए, किन्हीं भी 2 देशों को उठा लीजिए, इंडिया के साथ पाकिस्तान को उठा लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया बीचों बीच है, मुख्य सबसे बड़ा देश है, तो इसके साथ ज़्यादातर कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। या फिर इंडिया, आप किसको उठा लीजिए, बांग्लादेश को।
इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया श्रीलंका हो, इंडिया बांग्लादेश हो, आप देखेंगे सिक्योरिटी डायनामिक्स हर जगह से बना रहता है। हालांकि बांग्लादेश से हमें कोई विशेष खतरा नहीं है, ना श्रीलंका से, लेकिन यहाँ खतरा इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि पाकिस्तान जैसे जो देश हैं ये क्या करते हैं, ये सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, कई बार ये गोलीबारी भी करते हैं, ये लोग भारत के कुछ भूभागों पर कब्जा भी जमाते हैं। आपने पीओके का मुद्दा तो सुना ही होगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं, ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि कश्मीर का हिस्सा है, जो कि पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कंट्रोल में है, उसे पीओके कहते हैं। क्लियर। डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड डिस्कस चैलेंजेस टू इट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है दोस्तों, मानव विकास। मानव विकास कैसे होगा, आप कहेंगे सर मानव विकास होगा सिर्फ और सिर्फ मानवों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर नई नई क्वालिटी, नई नई गुणों को एक्सप्लेन करके उनके अंदर डाल के, जब मानव के अंदर नए नए गुण डाल दिए जाते हैं, नई नई क्वालिटीज डाल दी जाती हैं, तो उसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, मानवीय विकास कहते हैं। या फिर आप दूसरे डेफिनेशन में भी कह सकते हैं, जब मानवों को मानव संसाधन के रूप में बदलने के लिए उनके अंदर मानव पूंजी डाल दी जाए, ह्यूमन कैपिटल डाल दिया जाए, कौशल स्किल डाल दिए जाए, तो उसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। चैलेंजेस क्या है भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमारे देश में क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन के बाद लोगों को क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ट्रेनिंग के बाद लोगों को क्या चाहिए, आप कहेंगे एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार भी चाहिए। तो हमारे देश में ना तो एजुकेशन की कंडीशन इस समय ठीक है, ना ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हमारे पास पैसा है, ना देश के पास आप कह सकते हैं संसाधन है, और एम्प्लॉयमेंट तो आप देख रहे हैं ना के बराबर 0.01% ही देश के अंदर अब बचा हुआ है। तो ये चैलेंजेस है किसी भी देश के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट के। एग्जाम्पल मैंने अपनी कंट्री को उठाया क्योंकि हम अपने देश को बहुत बेहतर जानते हैं। क्लियर। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आपके आए हैं। इसके बाद यदि आप देखें तो शॉर्ट नोट का जो क्वेश्चन होता है ये 200 शब्दों में करना होता है। 200 शब्द बोलें तो कितने से कितने पेजेस आपको, कम से कम आप कह सकते हैं 2 से, आप 2 भी मत कहिए, आप कहिए, आप कहेंगे 1 पेज तो कम से कम इसमें लिखना होता है आपको, और 1 से 3 पेजेस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है ना। 1 से 2 पेजेस आप कह सकते हैं। चलिए 200 शब्द है, 1 से 2 पेजेस, ठीक है। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है एक बार। ग्लोबलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट मुद्दा। आपको पता है 3 प्रकार के इसके एस्पेक्ट होते हैं ग्लोबलाइजेशन के। एक होता है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, कौन सा होता है, एक होता है आर्थिक वैश्वीकरण, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। एक आपका कौन सा होता है, आप कहेंगे कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, है ना, कल्चरल होता है एक। और एक होता है आपका, आप कहेंगे पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन भी होता है। क्या होता है दोस्तों, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ये तीनों क्या है, इसके ग्लोबलाइजेशन के एस्पेक्ट हैं। देखिए कैसे, ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरी दुनिया का आपस में कनेक्ट हो जाना, पूरी दुनिया का आपस में क्या होना, मेल खाना, क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। पूरी दुनिया आज के समय में क्या है, एकजुट हो चुकी है ना। पूरा विश्व अब एक गांव की तरह बन चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ग्लोबलाइजेशन के 2 बड़े कारण हैं। एक तो ट्रेड का बहुत तेजी से बढ़ना, दूसरा टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि व्यापार तेजी से बढ़ा है, इसलिए पूरी दुनिया आज के समय में क्या हो गई है, एक हो गई है, जिसे हम हिंदी भाषा में जुड़ाव कहते हैं, पारस्परिक जुड़ाव कहते हैं, टुगेदरनेस यानी जुड़ाव। ठीक। एक्सप्लेन चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट इन साउथ एशिया। आपको पता है अब जो साउथ एशिया है यहाँ पर ना डेवलपमेंट के तरीके बदले जा रहे हैं। अब पूरा साउथ एशिया एक ही आप कह सकते हैं विचारधारा पर चल रहा है, दैट इज कैपिटलिज्म, है ना। कैपिटलिज्म जो विचारधारा है आपकी, उस पर पूरा साउथ एशिया आप कह सकते हैं वर्क कर रहा है इस समय। कैपिटलिज्म की बात करें तो पूंजीवाद। अब यहाँ पर डेवलपमेंटल इश्यूज चेंज कैसे हो रहे हैं, सब यहाँ पर फ्री ट्रेड की बात करते हैं, फ्री ट्रेड एरिया बनाने की बात करते हैं। सभी क्या कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एरिया बना रहे हैं, सब कैपिटलिज्म की तरफ चल रहे हैं, बिल्कुल सही। सब क्या कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कर रहे हैं। सारे ही देश क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप कहें मुक्त व्यापार के साथ साथ एक वर्ड और है, हाँ, लिबरलाइजेशन। सब क्या कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन, यानी कि आप कह सकते हैं सर लिबरलाइजेशन बोले तो उदारीकरण की कोशिश कर रहे हैं, व्यापार पे सभी बाधाओं को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर प्रोसेसेस इन श्रीलंका। श्रीलंका के यदि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पर पॉलिटिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर आपको रेसिज्म कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलेगा, जातिवाद देखने के लिए मिलेगा वहां के सिंगली समुदाय और तमिल समुदाय के बीच। वहां का जो सिंगली समुदाय है वो पॉलिटिकल आप कह सकते हैं डोमिनेंस रखता है, वहां पर राजनीति में सारा खेल जो है वहां के सिंगली समुदाय का है। वो सिंगली समुदाय वहां के तमिल लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि सिंगली समुदाय का ये कहना है कि पूरी श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ किसकी है, आप कह सकते हैं सिंगली समुदाय की है, और तमिल लोग भारत से आकर यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं। तो श्रीलंका के तमिल लोग और श्रीलंका के सिंगली समुदाय के बीच जो कन्फ्लिक्ट है वहाँ की राजनीति में और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में वहाँ पर कोई विशेष बात नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री यानी लोकतांत्रिक देश है। ठीक है। आप बता सकते हैं
आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स इन साउथ एशिया। आर्म्ड कन्फ्लिक्ट तो देखने के लिए केवल पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा साउथ एशिया में आप कह सकते हैं कोई विशेष मुद्दा बनता ही नहीं है आर्म्ड कन्फ्लिक्ट का। आर्म्ड कन्फ्लिक्ट मतलब जहां पर आप कहेंगे हथियारों का यूज होने लगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी आपको बतानी है, ठीक है। द ग्लोबल वार ऑन टेरर, आपको पता ही है आतंकवाद के खिलाफ जो वैश्विक युद्ध है, इसमें अमेरिका, भारत और यूएनओ की शांति सेना साथ में मिलकर काम करती है, लेकिन फिर भी टेररिज्म को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। सर क्रीक लाइन, बताइए कौन कौन से देशों के बीच में सर क्रीक विवाद है, आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। हिंदी में इस पेपर को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में आपको बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि इंग्लिश में से डिस्कस कर चुके हैं। भारत दक्षिण एशिया की भू रणनीतिक महत्व क्या है, दक्षिण एशिया में सुरक्षा गतिशीलता क्या है ना, दो पूछे हैं, बाकी का पैटर्न सेम है। दक्षिण एशिया में भू रणनीतिक महत्व, दक्षिण एशिया में सुरक्षा गतिशीलता, दोनों क्या है आप कहेंगे इंपॉर्टेंट है सर, दोनों एग्जाम में छप सकते हैं। क्लियर, भू रणनीतिक महत्व, सुरक्षा गतिशीलता दोनों मैंने बताई। किसी भी एक देश का एग्जाम्पल उठा के आप यहाँ पर सिक्योरिटी के मुद्दे बता सकते हैं। आगे मानव विकास क्या होता है, मैंने आपको बताया था व्यक्ति के जीवन गुणवत्ता में सुधार। यहां पर आप क्या ऐड करेंगे सर, बिल्कुल व्यक्ति के जीवन गुणवत्ता में सुधार को क्या कहते हैं, जीवन गुणवत्ता में सुधार को हम क्या कहते हैं, आप कहेंगे मानव विकास। जीवन गुणवत्ता में सुधार को मानव विकास कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक पर लगभग 200 शब्दों में आपको क्या करनी है दोस्तों, टिप्पणी करनी है। देखिए पार राष्ट्रीय संगठित अपराध क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, ठीक है। तो वैश्वीकरण के बारे में तो मैंने बताया 3 आयाम होते हैं इसके, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ठीक है। सामाजिक को सांस्कृतिक भी कहते हैं। विकास की बदलती प्रवृत्तियां क्या होती हैं, दक्षिण एशिया में पर्यावरण पर उनके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। अब आपको पता है दक्षिण एशिया पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण की तरफ भी बढ़ रहा है, ये पॉइंट भी आप इसमें ऐड करेंगे। दक्षिण एशिया औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है, लगातार उद्योग स्थापित हो रहे हैं, पर्यावरण पर सीधा इफेक्ट, प्रदूषण तेजी से फैल रहा है, जलवायु परिवर्तन में भी योगदान दे रहा है। श्रीलंका की राजनीतिक संरचना किस प्रकार है, वहाँ की प्रक्रिया, तो मैंने आपसे कहा था श्रीलंका में जो जातिवाद है श्रीलंका का, ये वहाँ की राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। राजनीति में सबसे प्रमुख समुदाय कौन सा है, सिंगली समुदाय है श्रीलंका का, सिंगली समुदाय। दक्षिण एशिया में सशस्त्र संघर्षों की बदलती प्रकृति किस प्रकार की है, बिल्कुल सही बात। और लास्ट क्वेश्चन, आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध जिसमें भारत अमेरिका जैसे देश एक साथ है, क्योंकि भारत पे भी आप 28 है, 26/11 है, हाँ 26/11 याद होगा, भारत पे हुआ था हमला 2008 में, और 9/11 की घटना कहाँ पर है, ये अमेरिका में हुई थी। सर क्रीक लाइन विवाद जो है आपको पता है ये एक सीमा विवाद है, ये क्या है, सीमा विवाद है। और आपसे मैंने अभी पूछा था, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर क्रीक विवाद किस किस देश के बीच में है और क्यों है, ठीक है। इन दोनों देशों का नाम आप यहाँ पे बताएंगे। क्लियर, तो ये था एक पेपर। इसके बाद आते हैं बिल्कुल लेटेस्ट पेपर पे, जो अभी पेपर हमने डिस्कस किया था, दैट वाज कौन से सेशन का था, वो था आपका, आप कहेंगे सर सीधी सी बात है वो हमारा दिसंबर सेशन का लेटेस्ट पेपर था। अब बात करेंगे हम जून सेशन के पेपर की। तो सारी बातें तो मैंने सब बताई रखी, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको बताना है एक्सप्लेन द साउथ एशियन पॉलिटिक्स, साउथ एशिया की पॉलिटिक्स चल कैसे रही थी कोल्ड वार के समय। कोल्ड वार यानी विश्व शीत युद्ध, शीत युद्ध के समय दक्षिण एशिया की भूमिका। देखिए शीत युद्ध चला आपका 1945 से, इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है 1991 तक आपका शीत युद्ध चला। क्या इस बात में कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके कुछ देशों की बात करें, जैसे पाकिस्तान की यदि बात करें तो पाकिस्तान जो है वो किसका हिस्सा बन गया था, ये अमेरिका के सैन्य गुट का हिस्सा बन गया था, यानी अमेरिका के साथ इसने अपने संबंधों क्या किया, डायरेक्टली मजबूत किया। लेकिन यदि बात करें साउथ एशिया के कौन से देश, इंडिया की यदि बात करें, जो अपनी आज़ादी को दोबारा खोना नहीं चाहते थे, जो अपनी आज़ादी को दोबारा नहीं खोना चाहते थे, उन्होंने क्या किया, इन्होंने नाम नामक संगठन की स्थापना की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। और भारत जैसे देशों ने साउथ एशिया में क्या किया, एक नए आंदोलन की शुरुआत करके ये कहा कि हम किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होंगे, हम किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो अलग बात है कि कुछ देश और थे भारत के साथ, और वो सभी डेवलपिंग कंट्रीज थी, है ना। अब आप देखिए साउथ एशिया में ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश है, जिनका विकास अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रेजेंस ग्रेट पावर्स इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। तो आपको बताना है वो कौन से, आप कह सकते हैं कौन सी मुख्य शक्तियां हैं जो साउथ एशिया में जो फॉरेन पॉलिसीज हम बनाते हैं, साउथ एशिया के देश जो विदेशी नीति बनाते हैं, है ना, विदेशी नीति या फिर विदेश नीति जो बनाते हैं, उन्हें बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो विदेश नीति के डिटर्मिनेशन में मुख्य भूमिका निभाती हैं। आगे देखिए, डिस्कस द सेकंड फेज ऑफ तालिबान रूल इन अफगानिस्तान एंड इट्स इम्पैक्ट इन साउथ एशिया। देखिए तालिबान जो शासन है, आपको पता आतंकवादी संगठन है जिसने अफगानिस्तान पर क्या किया है, शासन जमा लिया है, इसे कहते हैं अफगानिस्तानी तालिबानी शासन। इसका इम्पैक्ट आपको बताना है कौन सा, साउथ एशिया में बताना है।
अब इनके जो ये जिन्होंने जो यहाँ पर क्या किया है, अफगानिस्तान के अंदर कब्जा कर लिया है, कब्जा जमा लिया, ये इनका सेकंड फेज है। इससे पहले एक बार ऐसा हो चुका है, ये सेकंड फेज है। इस बार उन्होंने कुछ नया क्या देखा है उसकी बात है। ग्रेट गेम क्या होता है, द ग्रेट गेम क्या है, सोशल मीडिया इन साउथ एशिया। आपको पता है सोशल मीडिया साउथ एशिया का सबसे मेन पोल माना जाता है। स्पेशली आप सोशल को हटा दें तो मीडिया जो है साउथ एशिया की जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ का आप कह सकते हैं थर्ड पोल यानी तीसरा स्तंभ माना जाता है। सोशल मीडिया आप ही देख लीजिए, हमारे देश में कितने लोग पागल हैं सोशल मीडिया को लेकर, तो वो सब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द कोल्ड वार इन साउथ एशिया। आप बताइए अमेरिका ने क्या रोल अपनाया कोल्ड वार के समय साउथ एशिया में। तो मैंने आपको बताया था इसने पहले पाकिस्तान को प्रस्ताव दिया अमेरिका ने, तो पाकिस्तान क्या हो गया था कोल्ड वार के समय इसके सैन्य गुट में शामिल हो गया था, सीटो का हिस्सा बन गया था, SEATO, ठीक है, और सेंटो को भी शामिल इसने किया। व्हाट आर द, और जबकि भारत की बात करें तो भारत ने इनके गुटों में जाने से मना कर दिया था। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश बना, नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। व्हाट आर द मेन इकोलॉजिकल क्राइसिस इन साउथ एशिया। आपको बताना है कौन कौन से इकोलॉजिकल क्राइसिस है साउथ एशिया में, उनको कैसे कम किया जा सकता है, यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। व्हाट इज ट्रैक्ट सेकंड डिप्लोमेसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ साउथ एशिया। ट्रैक्ट सेकंड डिप्लोमेसी क्या है, ये क्वेश्चन जो है हार्ड टाइप का क्वेश्चन, हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन ऐसा रखा जाता है जो आपके ऊपर से जाए, वही क्वेश्चन है ये। पर हमें तो कोई भी 5 करने हैं तो हम इनमें ऑप्शंस में देख सकते हैं। मास मीडिया क्या होता है आपको पता ही है, जो कि इंफॉर्मेशन देने का काम करता है टू द ब्रॉडर लेवल, आप कह सकते हैं इट्स इन्फॉर्म किसको, पूरी जनता को, पूरी पब्लिकली क्या करते हैं जब इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं मास मीडिया। मास मतलब होता है पब्लिक, आप कह सकते हैं क्राउड, क्राउड को जब इन्फॉर्मेशन भेजी जाए मास मीडिया के थ्रू। मल्टीकल्चरिज्म, इस पर थोड़ी सी बात कर सकते हैं, हिंदी में कहते हैं बहुसंस्कृतिवाद। बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है आपका बहुसंस्कृतिवाद, इसकी भी बात हम करेंगे। देखिए बहुसंस्कृतिवाद का मतलब होता है, आप ही देखिए साउथ एशिया इट इज अ डाइवर्स कंट्रीज, कितनी सारी डाइवर्स कंट्रीज यहाँ पर है जिनमें विविधता भरी पड़ी है। भारत को देख लीजिए, इतने सारे धर्म, इतनी सारी जाति, इतने सारे मजहब, इसके साथ साथ इतनी सारी भाषाएं, व्यवहार, संस्कृतियां, बहुसंस्कृतिवाद, जहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियां पाई जाती हैं। याद रखना मल्टीकल्चरिज्म को अब एक समस्या नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक समाधान के रूप में देखा जाता है, इसे एक पावर के रूप में देखा जाता है। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में मल्टीकल्चरिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसे क्या माना जाता है, देश की एकता के लिए खतरा माना जाता है। लेकिन भारत इसे अनेकता में एकता का नाम देकर मल्टीकल्चरिज्म को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और मल्टीकल्चरिज्म की भूमिका को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे आपने कभी सुना हो कि एक फेयर लगता है सूरजकुंड हरियाणा में, क्या लगता है, सूरजकुंड हरियाणा में एक फेयर लगता है, उसके बारे में आप जानकारी कलेक्ट करना। वहाँ पर संपूर्ण भारत की संस्कृतियाँ आकर क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट बेचती हैं। तो भारत क्या करता है, लोगों को ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि वो अपनी संस्कृति का आदान प्रदान कर सके, संस्कृति को क्या कर सके, डेवलप कर सके। तो भारत में इसे समस्या नहीं माना जाता मल्टीकल्चरिज्म को, है ना, क्या माना जाता है, सुझाव। देखिए दक्षिण एशिया का परिषद जून 2023 का पेपर, क्वेश्चन क्या है, शीत युद्ध काल के दौरान दक्षिण एशिया की राजनीति किस प्रकार की रही, ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। दक्षिण एशिया के देशों की विदेश नीति निर्धारण में बड़ी बड़ी शक्तियां, महाशक्तियां कैसे भूमिका निभाती हैं। अब आपको पता है महाशक्तियां जो होती हैं, जो छोटे छोटे देशों के साथ संबंध क्यों बनाती हैं, अपने निजी लाभ के कारण, क्योंकि वो तो अपना सैन्य गुट खड़ा कर रही थी उस समय, है ना। अब आपको पता है शीत युद्ध जो है वो अमेरिका और किसके बीच में, सोवियत संघ के बीच में था। तो कहीं ना कहीं अपनी पावर्स को क्या कर रहे थे, बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय उन्होंने छोटे देशों के साथ क्या किए थे, संबंधों को स्थापित किया था। अफगानिस्तान में तालिबान का जो दूसरा चरण आया, इसके क्या प्रभाव पड़े, ग्रेट गेम क्या है, और दक्षिण एशिया में सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया की भूमिका क्या है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट टिप्पणी के पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में शीत युद्ध से क्वेश्चन एक ना एक जरूर आया। शीत युद्ध के दौरान दक्षिण एशिया में अमेरिका ने क्या भूमिका निभाई, अभी मैंने आपको बताया था। दक्षिण एशिया में पारिस्थितिकी संकट कौन कौन से हैं, और दक्षिण एशिया के संदर्भ में हार्ड टाइप का क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगाना। दक्षिण एशिया के संदर्भ में ट्रक सेकंड कूटनीति क्या है, ट्रक सेकंड, है ना। मास मीडिया क्या होता है, आसान क्वेश्चन, बहुसंस्कृतिवाद आसान क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन है, एग्जाम में फंस सकते हैं। तो उम्मीद है ये 20 मिनट का सेशन आपको लगभग समझ में आया होगा। अगर आप इसके आंसर्स भी चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स खरीद सकते हैं, उसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। धन्यवाद।